Rebuilding a world economy, the post war era. The Second World War broke out the mere 2 decades after the end of the First World War. It was fought between the Axis power, mainly Nazi Germany, Japan, and Italy, and the Allies, Britain, France, the Soviet Union, and the USA. It was the war waged for 6 years on many fronts in many places, over land, on sea, in the air. बच्चों, पहला विश्व युद्ध खत्म होने की केवल 2 शतक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियाँ, मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला ये युद्ध जमीन, हवा, पानी में असंख्य मोर्चे पर लड़ा। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण इसी प्रकार आपको समझाया जा रहा है। Once against death and destructions was enormous at the last 60 million people, or about 3% of the world. 1939 populations are believed to have been killed directly or indirectly as the results of the millions more were injured. इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इसे जंग के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। ये 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए। Unlike in earlier war, most of this death took place outside the battlefield. Many more civilizations than the soldiers died from war-related causes. Vast parts of Europe and Asia were devastated, and several cities were destroyed by actual bombardment or related to the artillery attack. There was the cost of immense amount of economics divisions and the social डिस्लोपेशंस। अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मारे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलीबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसी हालत में पूर्ण निर्माण का काम करना कठिन और लंबा साबित होने वाला था। The two circular influence shape post-war recognitions. The first war is USA emerges and the dominate the economics, politicals and the military power in the Western world. The second war was the dominance of the Soviet Union. It had made hug sacrifice to defeat Nazi Germany and transform itself from the backward agriculture country into the world. युद्ध काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साथ में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्व वाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ी जर्मनी के हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियाँ दी थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी में जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द Bretton Woods institutions. Economics and politicians drew 2 key lessons from interwar economics expeditions.
फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन द मास प्रोडक्शंस कैन नॉट बी सिचुएटेड विदाउट मास consumptions, but to the ensure mass consumptions there was a need to high and stable income. Income could not be stable if the employment were unstable. Thus, the stable income also requires steady full employment. दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुबंधों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं किया जा सकता था, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा हो और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आप स्थिर नहीं हो सकते थे। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित किया जा सकता था। The second lesson related to the country's economics link with the outside world. The goal of the full employment could only be achieved if government had power to control flow of goods and capitals and labor. Thus, in brief, the main aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. Its framework was agreed open at the United Nations Monetary and the Financial Conference held in July 1904 at the Bretton Woods in New Hampshire, USA. बच्चों, संक्षेप में युद्ध अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य था। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। इस फ्रेमवर्क का जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बढ़ी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटाने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में हम विश्व बैंक भी कह सकते हैं, का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्था या ब्रिटेन वुड्स ट्विन यानी ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जा सकता है। इसी आधार पर हम युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहते हैं। The IMF and the World Bank commenced financial operations in 1947. Decisions making in the institutions is controlled by the Western industrial power. The USA has an effective rights of veto over key IMF and World Bank decisions. The International Monetary System is the system linking national currency and monetary system. The Bretton Woods system was based on the fixed exchange rate. In this system, national currencies, for example, the Indian rupees, were pegged to the dollar at the fixed exchange rate. The dollar itself was anchored the gold at the fixed price of 35 per ounce of gold. बच्चों, विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। संस्थानों की नियंत्रण प्रक्रिया का पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है।
अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्रा या मौद्रिक व्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे ये स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स द ब्रिटन वुड्स सिस्टम इज इन agreed to era of unprecedented growth of trade and income for the Western industrial nations and Japan. World trade grew annually at over 8% between 1950 and 1970 and incomes at nearly 5%. The growth was also mostly stable, without large fluctuations. For much of this period, the unemployment rate, for example, averaged less than 5% in most industrial countries. प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों को जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के लिए एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से लेकर 1970 के बीच विश्व व्यापार विकास दर लगभग सालाना 8% से भी ज़्यादा रहा था। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर में वृद्धि हो रही थी। विकास दर की कोमेबैक्स ही थी, उससे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश देशों में बेरोजगारी औसत 5% से कम ही रही। इन दशकों में तकनीकी व उद्यम विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश और विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने में जी तोड़ मेहनत की गई, जिसके दरमियान इन लोगों ने कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संबंधों के उपकरणों का आयात पर बेहिसाब पूंजी निवेश किया। The decolonizations and independence. When the Second World War ended, large parts of world were still under the European colonial rule. Over the next 2 decades, most colonies in Asia and Africa emerged as free, independent nations. They were, however, overburdened by poverty and lack of resources, and their economics and societies were handicapped by long period of colonies rule. The IMF and the World Bank were designed to meet the financial needs of the industrial countries. They were not equipped to cope with the challenge of poverty and lack of development in the former colonies. But as the Europe and Japan rapidly rebuilt their economics, they grew less dependent on the IMF and the World Bank. Those from late 1950th century, the Bretton Woods institutions began to shift their attentions more toward developing countries. बच्चों, अनौषधि निवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय उपनिवेश शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र, स्वाधीन और राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जुड़े रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय तक चले उस औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे।
आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों से गरीबी की समस्या व विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश आईएमएफ और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थी। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगी। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशकों के रूप में पश्चिम साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नवस्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी आपने जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व उपनिवेशिक शक्तियों का वर्चस्व था। उपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नवस्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर भूतपूर्व उपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस उपनिवेश रह चुके थे, जहाँ कभी भी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहाँ के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और ज़मीन पर अभी तक भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगी थी। At the same time, most developing countries did not benefit from fast growth the Western economics experienced in the 1950 and 1960. Therefore, the origins of themselves, the group of 77 or G77 to demand a new international economics order. By the NIEO, they meant the system they would give them real control over their natural resources, more development assistance, fairer price of raw materials, and the better access for their manufacturers goods in developed countries market. दूसरी ओर लगातार विकासशील देशों को 50 और 60 दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था के तेज प्रगति कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और समूह जो G77 के रूप में संगठित हो गए। इन IEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिन्हें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंचा सके। The end of the Bretton Woods and beginning of globalizations. Despite here the stable and rapid growth, not all was well in the post-war world. From the 1960th century, the rising cost of its overseas involvements weakened the USA financed and competitive strength. The USA dollar now no longer commanded confidence as the world principal currency. It could not be maintained its value in relations to gold. This eventually led the collapse of the systems of fixed exchange rate and introductions of system of floating exchange rate. From the mid-1970s, the international finance system also changed in important ways. Earlier developing countries could turn to international institutions for loans and development assistance. But now they were forced to borrow from Western commercial banks and private lending institutions. This led to periodic debt crises in the developing world.
the lower income and the increased poverty, especially in the Africa and Latin America. The individual world was also hit by unemployment that began rising from the mid 20th century and remained high until the early 1990. China had been cut off from the post-war would-be economy since its revolutions in 1949. But new economics politics in China and the collapse of the Soviet Union and Soviet-style communism in the Eastern Europe brought many countries back into the fold of the world economy. Wages were relatively low in countries like China, thus they become attractive destinations for investment by foreign MNCs competing of captures world market. Have you noticed that most of the TVs, mobile phones and toys we see in the shop seem to be made in China? The relocations of industry to low wages countries stimulated world trade and capital flow in the last 2 decades. The world economic geography has been transformed as the countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformations. बच्चों 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं में भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थाओं से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व में बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। सत्तर के दशक के मध्य में बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक में प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक में आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पन्न केंद्रित करने के लिए जहां वेतन कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत संघ खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था के अंग बन गया। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभाव कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहाँ जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात का पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने जो इलेक्ट्रॉनिक हैं वो चीन में ही बनते हैं, यहाँ वहाँ जैसे ही लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था की एक अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर पे वहाँ से कम वेतनों का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है। बच्चों, आज ये लेसन आपका पूरा हो रहा है। अब इसी के बाद मैं आपको वर्कशीट और MCQ क्वेश्चंस भी भेज दूँगी।